हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देख रहे हैं सी टेट के कुछ पेडागोजी के प्रश्न और उनके सॉल्यूशन। ये आपके सी टेट, यूपी टेट, केवीएस सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें से ये मैंने आज हम 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे और आगे एक सीरीज होगा जिसमें 15-15 क्वेश्चन आईएमपी हम देखते जाएंगे और उस पर विस्तार से उसका डिटेल में उसको देखेंगे, उत्तर कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये मैंने टेस्ट दिया है, इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने इसमें 99 नंबर ले आया था, 26 रैंक है। चलिए देखते हैं इसका 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न था फार्मूला ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि क्वांटेंट का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है ए अपान सी ए इंटू 100। ए क्यू बराबर होता है ए अपान सी ए इंटू 100। ये आई क्यू नहीं है, ए क्यू है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आई क्यू नहीं है, ये ए क्यू है। ए क्यू उपलब्धि क्वांटेंट, और इसका फार्मूला होता है ए अपान सी ए इंटू 100। आ का इंटू 100, आ का इंटू 100 आप याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक हो सकता है। आ का तो आ का अपान इंटू 100, आ का इंटू 100, ए अपान सी ए इंटू 100। ये इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए। अचीवमेंट क्वेश्चन आर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन्स अचीवमेंट एज डिटरमाइंड बाय वेरियस अचीवमेंट टेस्ट डिवाइडेड बाय द क्रोनिकल एज एंड एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ 100। तो बच्चे द्वारा जो विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं टेस्ट के द्वारा, और जो उसकी वास्तविक एज है, और इसके आधार पे ए क्यू निकाला जाता है। यहाँ पे वही मतलब है, जो उपलब्धि है और जो उसका वास्तविक एज है उसका अपॉन इंटू 100, इस तरह से ए क्यू निकाला जाता है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य परीक्षणों की गुणवत्ता के संदर्भ में सही वक्तव्य है। तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। पहला क्या है, इन्हें तेजी से और आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है, ये अलग अलग प्रभावों से प्रभावित नहीं है, निष्पक्षता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और मान्य है। तो ये तीनों वक्तव्य सही हैं उद्देश्य परीक्षण की गुणवत्ता के संदर्भ में। डिटेल में और देख लेते हैं हम। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऐसे उपाय होते हैं जिनमें प्रतिक्रियाएं उत्तर वस्तुनिष्ठता निष्पक्षवाद को अधिकतम करती है, अर्थात उत्तर के विकल्पों को इस प्रकार संरचित संचित किया जाता है जिससे जांचकर्ताओं के पास केवल समिति विकल्पों का समूह हो। इन परीक्षणों के मूल्यांकन में अधिक समय नहीं लगता और आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रभाव उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं और वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संबंध में सभी कथन सही हैं और विकल्प डी सही उत्तर है, मतलब ये तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन क्रमांक 3, मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ये 6 साल से यौवन तक इसका होता है। डिटेल देख लेते हैं। साइकोसेक्सुअल विकास का चौथा चरण प्रसूति चरण है, जो 6 वर्ष की उम्र से युवा अवस्था तक होता है, जिसमें बच्चे मनोवैज्ञानिक और यौन विकास के 3 प्रारंभिक चरणों में विकसित चरित्र आदतों को समेकित करता है, चाहे बच्चे ने ओडिपल संघर्ष को सफलतापूर्वक हल किया हो या नहीं। आईडी की सहज अहंकार के लिए पहुंच योग्य नहीं है, क्योंकि उनके रक्षा तंत्र ने उन्हें फैलिक चरण को दौरान स्तंभित कर दिया था। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है, 6 से यौवन तक इसका वर्ष अंतराल संबंधित है। निम्न
दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा का सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। मैंने लगाया था अभिसारी, पर इसका सही आंसर है उत्पादक। उत्पादकता रचनात्मक सोच का एक आवश्यक गुण है। रचनात्मक सोच उदाहरण के लिए विषयों पर अलग अलग अवधारणा, अर्थात इसे प्रायः शिक्षा में नवाचार, व्यवसाय में उद्यमता और गणित, कानून एवं इंजीनियरिंग में समस्या निवारण के रूप में जाना जाता है। एक और जटिलता विविध तरीका है जिसमें महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक सोच के बीच संबंध को अवधारणाबद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? तो उत्पादक। अभिसारी नहीं है, मनन नहीं है, निगमन नहीं है, उत्पादक है। सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण उत्पादक, ये आपको याद रखना है, उत्पादक। नरेश तथा मुकेश एक ही आयु समूह के हैं। वे सामाजिक तथा मानसिक विकास में काफी अंतर दर्शाते हैं। ये विकास के निम्नलिखित सिद्धांत के कारण है। तो ये व्यक्तित्व का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, तो यह व्यक्तित्व के सिद्धांत के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं और जरूरतें होती हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रायः जटिल कार्यक्रमों जैसे कि आवधिकरण की रक्षा में, अभ्यास विज्ञान में प्रकट होता है। यह सिद्धांत स्वयं में बहुत अधिक मूल्य रखने के लिए अस्पष्ट है, लेकिन कुछ सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकता है। इसलिए विकल्प सी यानी कि व्यक्तित्व का सिद्धांत सही है। ग्रेड 5 का एक दृष्टिहीन छात्र के लिए होना चाहिए। ग्रेड 5 अर्थात कक्षा 5, तो इसके लिए होना चाहिए कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए, ऑडियो सीडीज के द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसमें ये ऑप्शन को सही इसलिए लिया गया है, बाकी तीनों ऑप्शन को इसमें नहीं लिया गया है सही, क्योंकि इसका आशय यह है कि एक दिव्यांग बच्चे को भी सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना से, अर्थात उन्हें किसी भी तरह से उनकी दिव्यांगता का अनुभव नहीं होना चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ रहकर वो सामान्य गतिविधि से शिक्षा ग्रहण करें, ऐसी मानसिकता के आधार पर इस ऑप्शन को सही लिया गया है। दृश्य न्यूनता वाले ग्रेड 5 के छात्र के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मौखिक स्पष्टीकरण प्रदान करके ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों और प्रदर्शनों को दृष्टिहीन छात्रों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है उसे पढ़ें और या प्रस्तुति में चित्रित किया गया है उसका वर्णन करें। छात्र को समय पर सामरिक रूप से अनुकूलित सामग्री को संभालने की अनुमति देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक सामान्य व्यवहार के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक समावेशी कक्षा अर्थात इंटीग्रेटेड क्लास, जिसमें बालक बालिका दिव्यांग बच्चे सभी साथ में समान रूप से पढ़ाई करते हैं, तो उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है। शिक्षकों के लिए किस प्रकार की तैयारी आवश्यक नहीं है? तो इसमें निम्न धैर्य स्तर आवश्यक नहीं है, निम्न ना होकर उच्च धैर्य स्तर होना चाहिए। बाकी व्यवहारिक तथा सामाजिक कार्यों तक की गहन भागीदारी होना चाहिए। वंचित क्षेत्रों में बच्चों के साथ शुरुआती तथा निरंतर संपर्क होना चाहिए। उपचारात्मक प्रक्रियाओं के लिए अधिक निरंतर एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन निम्न धैर्य स्तर नहीं होना चाहिए, उच्च धैर्य स्तर होना चाहिए। प्राइमरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर में धैर्य स्तर का उच्च होना बहुत ही आवश्यक है। एक समावेशी कक्षा वह है जो सभी छात्रों, उनके परिवारों और समुदायों के योगदान को महत्व देती है। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों का धैर्य अधिक होना चाहिए, इसलिए विकल्प डी सही है। समावेशी क्लास के लिए धैर्य होना अधिक तो चाहिए ही, प्लस आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस शिक्षक में धैर्य का उच्च होना अति आवश्यक है। सृजनात्मकता के पोषण के उद्देश्य से शिक्षक को निम्न में से किस पद्धति की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है बुद्धिशीलता। मैंने ये सभी को क्लिक किया था, वो गलत था। बुद्धिशीलता इसका सही आंसर है। सृजनात्मकता के पोषण के उद्देश्य से शिक्षण को बुद्धिशीलता की पद्धति से सहायता लेनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रचनात्मकता को पोषित करने के लिए एक शिक्षक को ब्रेनस्टॉर्मिंग विधियों की मदद लेनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक समूह रचनात्मकता तकनीक है जिसके द्वारा इसके सदस्यों में स्वैच्छिक रूप से दिए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशिष्ट समस्या के निष्कर्षण को खोजने के प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धिशीलता की पद्धति की सहायता लेनी चाहिए सृजनात्मकता के पोषण के उद्देश्य से शिक्षक को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के प्रमुख बदलावों की बात
करता है तो दिया गया ज्ञान तथा निर्धारित किया गया विकास तथा निर्माण, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। तो शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 या 2005 वार्ता में एक प्रमुख बदलाव अधिगम में निष्क्रिय प्रतिग्रह से सक्रिय भागीदारी के लिए कार्यक्रम है। कक्षाओं की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से लेकर व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना जैसे ज्ञान दिया गया और ज्ञान के लिए तय किया गया है, क्योंकि यह विकसित होता है और बनाया जाता है। रैखिक अनावरण से बहु एवं विभिन्न आवरण तक एक शिक्षक केंद्रित व्याख्यान संचालित कक्षा से अधिक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाओं में स्थानांतरित करना चाहिए। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेटेस्ट है, जिसके आधार पर NCERT पाठ्यक्रम और पुस्तकों का ढांचा तैयार करते हैं और तय करते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो निम्न क्षेत्र में से किसमें NCERT मनोवैज्ञानिक का उपयोग कर रहा है? अभी अभी मैंने बताया, तो वो पाठ्य पुस्तकों को लेकर मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और मस्तिष्क का अध्ययन है जो इच्छित और अनिच्छित अनुभव के साथ साथ विचारों के सभी पहलुओं को शामिल करता है। पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में NCERT मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन बच्चों के सीखने और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, साथी और शिक्षक। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। परिवार, साथी और शिक्षक। साथी मतलब उसके दोस्त, सखा, सहेली, शिक्षक स्कूल में, और परिवार सबसे पहले आता है। परिवार, सहकर्मी समूह और शिक्षक बच्चों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान करते हैं। बच्चे की पहली दुनिया उसका परिवार है। यह अपने आप में एक दुनिया है जिसमें बच्चा जीने, चलने और उसके अस्तित्व के बारे में सीखता है। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक पाठशाला है। यह वह स्थान है जहां बच्चा स्वयं के लिए खाने, सोने आदि के प्रारंभिक ज्ञान को विकसित करता है। परिवार के बाद शैक्षिक संस्थान अर्थात स्कूल समाजीकरण की भूमिका निभाता है। विद्यालय न केवल पढ़ना, लिखना और अन्य बुनियादी कौशल सिखाते हैं, बल्कि वे छात्र को स्वयं को अनुशासित रखना, दूसरों का सहयोग करना, नियमों का पालन करना और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का परीक्षण करना भी सिखाते हैं। परिवार और विद्यालय की दुनिया के अलावा सहकर्मी समूह, दोस्त, सखा, सहेली, बचपन के दोस्त समाजीकरण की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। सहकर्मी समूह में युवा बच्चा समूह के स्वीकार तरीकों के अनुरूप होना सीखता है और इस तथ्य की सराहना करता है कि सामाजिक जीवन नियमों पर आधारित है। इस प्रकार ये बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान इस बात पर बल देता है कि जीव जैविक कारकों कितना प्रतिबिंबित करता है। मैंने इसका आंसर वायुमंडल लगाया था अर्थात एटमॉस्फेयर, पर वो गलत है। इसका सही आंसर है प्रकृति। प्रकृति इस बात पर बल देती है कि जीव जैविक कारकों को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकृति इस बात पर बल देती है कि जीव जैविक कारकों को कितना प्रतिबिंबित करता है। प्लेटो और सुकरात जैसे कुछ फिलोसफर ने सुझाव दिया कि एक जीव में कुछ चीज़ें जन्मजात होती हैं या प्राकृतिक प्रभाव के बावजूद स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो प्रकृति बात पर बल देता है जीव के जैविक कारकों को प्रतिबिंबित करता है। इसका इंग्लिश वर्जन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। द नेचर एम्फेसिस ऑन हाउ मच ऑफ अ ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर को नेचर प्रभावित करता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। द नेचर एम्फेसिस ऑन हाउ मच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर को नेचर प्रभावित करता है। सम philosophers such as Plato, Socrates suggested that in an organism certain things at inborn मतलब जन्मजात are occur naturally regardless of environmental influence। तो इस प्रकार से ये प्रकृति इस पे बल देती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन सा विकल्प समाजीकरण प्रक्रिया का एक प्रमुख निर्धारक घटक नहीं है? परिवार तो है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। परिवार घटक है, साथी समूह है, स्कूल भी है। परिपक्वता इसमें नहीं है। इसका हम देख लेते हैं व्याख्यान। परिपक्वता समाजीकरण प्रक्रिया का एक प्रमुख निर्धारक नहीं है। यह पूर्णता की भावना है जो ज्ञान की भावना, विफलता के लिए खेद, निराशा और
कड़वाहट की ओर ले जाती है। तो ये बहुत ही है सरल ऑप्शन था। स्कूल साथी समूह परिवार है, लेकिन परिपक्वता सामाजिकरण प्रक्रिया का प्रमुख निर्धारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्रमांक 14, अपनी कक्षा में सामाजिकरण की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए आपकी किस प्रकार की प्रकृति होगी? तो ये 4 ऑप्शन में से प्रेममय और सहानुभूतिपूर्ण सही ऑप्शन है। शिक्षक के रूप में कक्षा और पाठ तथा संस्कृति प्रत्येक स्कूल के 3 प्रमुख घटक होते हैं। जब ये सभी कारक एक साथ काम करते हैं तो इसका परिणाम विचारों के उत्पादन में होता है। अतः कक्षा में सामाजिकरण की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए एक शिक्षक की प्रकृति प्रेममय और सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न क्रमांक 15, खाली स्थान का मानना था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान अपने विकास तक पहुंचने के लिए चरणों की एक निश्चित संख्या से गुजरता है। तो ये ऑप्शन है फ्रायड एंड एरिक्सन। फ्रायड एंड एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास का सिद्धांत दिया है। वे दोनों मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक हैं। उन्हें विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। किन्हें? फ्रायड एंड एरिक्सन को। मनोसामाजिक विकास के एरिक एरिक्सन के चरणों ने फ्रायड के मनोवैज्ञानिक चरणों पर विस्तार किया। उन्होंने 8 चरणों, किन्होंने? एरिक्सन ने, को परिभाषित किया जो वर्णन करते हैं कि व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया से कैसे संबंधित हैं। तो फ्रायड एंड एरिक्सन का मानना था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान अपने विकास तक पहुंचने के लिए चरणों की एक निश्चित संख्या से गुजरता है। बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, फिलोसफर का कथन है, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, ये आपको याद रखना है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। फ्रायड एंड एरिक्सन बिलीव्ड दैट फ्रॉम बर्थ टू डेथ एवरी ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेजेस टू रीच हिज डेवलपमेंट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।